बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून है और दिन है बुध का। सदर पाकिस्तान ने अहम तैनाती कर दी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती कर दी गई है, लेकिन उनकी तैनाती जो है वो जो इफ़ेक्टिव होगी 17 सितंबर से। 17 सितंबर से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि सदर पाकिस्तान ने हुकूमत की भेजी गई समरी पर दस्तखत के ज़रिए तैनाती कर दी है। लेकिन ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ लेंगे 17 सितंबर को। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि हुकूमत ने इतनी जल्दी ये क्यों की। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये दूसरा मौका है कि इतने जल्दी जो है वो नोटिफिकेशन कर दिया गया है। पहली एक नोटिफिकेशन बताया जाता है कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी किया गया था, और अब जो काजी फ़ाइज़ साहब हैं उनका नोटिफिकेशन इतने जल्दी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ये दिया गया था, और इमरान वसीम साहब ने बोल टीवी पर 8 जून को ये खबर ब्रेक कर दी थी कि हुकूमत ये सोच रही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जो काजी फ़ाइज़ साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी जो है वो जारी कर दिया जाए। तो आज वो नोटिफिकेशन जो है वो समरी भेजी गई, आज वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके असरात ज़ाहिर ये हैं कि अब जब भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का नाम आएगा तो यही कहा जाएगा कि नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्योंकि वो नामज़द हो चुके हैं, उनकी तैनाती हो गई है। इफ़ेक्टिव जो है वो ज़ाहिर होगी वो 17 सितंबर से। लेकिन एक बड़ी एक दिलचस्प एक सूरत हाल अब है कि काजी फ़ाइज़ साहब जो कि 2 माह से बेंच में नहीं बैठ रहे, और वजूहात भी किसी को मालूम नहीं है कि क्यों वो बेंच में नहीं बैठ रहे, वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, और अब 17 सितंबर से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। नून लीग ने पहले उनका क्यूरेटिव रिव्यू जो है वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जमा कराई। और क्यूरेटिव रिव्यू, क्योंकि आपको याद होगा कि काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के दौर में एक रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको शोकॉज़ किया, उन्होंने शोकॉज़ नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। उसके ऊपर एक बेंच बना, 7-3 से फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के एक तरह से खिलाफ आया, क्योंकि 10 के 10 जजेस ने जो रेफरेंस था उसके तो क्वैश कर दिया कि उसमें कानून का उस तरह से ख्याल नहीं रखा गया जिस तरह से रखा जाना चाहिए था, प्रोसेस को उस तरह से फॉलो नहीं किया गया, रेफरेंस तो क्वैश हो गया। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला FPR को ज़रूर भेज दिया, उनके अहलिया और उनके बच्चों की जायदादों की हद तक, कि वो काजी फ़ाइज़ साहब के बच्चों से उनसे पूछें, सोर्स पूछें, वो अपना सोर्स बताएंगे, नहीं बता सकते या बताएं, जो भी उसकी रिपोर्ट होगी FPR की वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखी जाए, कि जो चेयरमैन हैं जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं उनके सामने रखी जाएगी। और अगर वो समझते हैं कि ये मामला जज साहब के साथ इसका कुछ लिंक है तो वो उसको टेकअप कर सकते हैं, वरना जो है वो FPR की रिपोर्ट में कुछ भी आए उसको वो वैसे ही उसको ऐसा समझें कि उसका चैप्टर क्लोज़ कर सकते हैं, कि वो उसको टेकअप ही ना करें और कहें कि इसका जज साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर रिव्यू में गए, काजी फ़ाइज़ साहब जब रिव्यू में गए तो वहाँ पर उनके हक़ में फ़ैसला आ गया, रिव्यू में उनके हक़ में फ़ैसला हो गया। जब उनके हक़ में फ़ैसला हुआ रिव्यू में, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर वो सारा चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया। तो उस जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त जो है वो एक क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो दायर किया गया था। क्यूरेटिव रिव्यू की पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल नहीं है, इंडिया में क्यूरेटिव रिव्यू है। तो यहाँ पे एक सवाल ये था कि क्यूरेटिव रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी एक होता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला कर देती है, फैसले पे आप नज़रसानी दायर करते हैं, नज़रसानी जो है वो जब हो जाती है, दरख्वास्त का फैसला हो जाता है, तो उसके बाद कोई रेमेडी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कानून के अंदर, आइन के अंदर। लेकिन क्यूरेटिव रिव्यू एक दायर कर दिया गया, और उसके अंदर बहुत से उन्होंने चीज़ें उठाई, बहुत से नुकात उठाए, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें उस तरह से सुना नहीं गया, FPR को नहीं सुना गया, बहुत से उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे। क्यूरेटिव रिव्यू पेंडिंग रहा। फिर जब काजी फ़ाइज़ साहब ने जब एक फ़ैसला दिया कोई 3 माह पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि 184(3) के तहत जितने भी केसेस हैं उनकी समाअत रोक दी जाए, क्योंकि 184(3) के तहत ही इलेक्शन वाला केस चल रहा था, कुछ और ऐसी चीज़ें हुई। तो उस पर फिर हुकूमत ने क्या किया, फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो वापस हम लेने जा रहे हैं, और उसके बाद एक दरख्वास्त दायर कर दी गई। उस दरख्वास्त पे इन चैम्बर समाअत की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने, और उस समाअत के बाद बंदियाल साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया, और आज तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। अब हुकूमत की जानिब से ये जो जल्दी समरी भेजी गई है, जो अब सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिया है, इसका ज़ाहिर है हुकूमत को अभी तक हुकूमत के अंदर कुछ लोगों को ये खदशात थे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और अटैम्प्ट हो काजी फ़ाइज़ साहब को हटाने के हवाले से, उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से रोकने के हवाले से, क्योंकि हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ साहब से बहुत तवक्कुआत जो है वाबस्ता कर रखी हैं। ना उनको ये लगता है कि काजी फ़ाइज़ साहब आएंगे तो वो मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली अगर तो पहले कुछ हो जाता तो ठीक है, वरना काजी फ़ाइज़ साहब आके और
नवाज शरीफ की तायात नाअहली ख़त्म करेंगे क्योंकि हुकूमत ने अभी जो कानून में तब्दीली किया है वो हुकूमत के अंदर से लोग कह रहे हैं कि वो नहीं होगा, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। 62(1)(f) में लिखना पड़ेगा कि नाअहली जो है वो 5 साल की होगी या कितने अरसे की होगी, कानून साजी के ज़रिए नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कानून साजी के ज़रिए नाअहली जो है वो 5 साल हो सकती होती तो जब शायद अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज शरीफ के बाद तो वो उसी वक्त वो कानून साजी कर देते और नवाज शरीफ उस वक्त तक तो कन्विक्ट नहीं हुए थे निचली अदालतों से, तो वैसे ही वो 2018 में यानी इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ही कन्विक्ट हुए थे ना, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन ये नहीं हो सकता कानून साजी के ज़रिए, आइन में ही तरमीम करनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त किसी के पास वो उतने नंबर्स नहीं हैं। कौमी असम्बली में जितने मुनहरिफ अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, उन सबको मिला भी लें तो तब भी इतनी तादाद नहीं बनती कि आइनी तरमीम हो सके। तो आइनी तरमीम के लिए 228 वोट जो हैं वो चाहिए और कौमी असम्बली में इस वक्त 228 लोग जो है वो नहीं हैं। तो इनको ये है कि काजी फैसल साहब आएंगे, वो नवाज शरीफ की तायात नाअहली ख़त्म करेंगे, वो नवाज शरीफ के जो नीचे केसेस जिनमें वो कन्विक्ट हुआ है वो चीज़ें ख़त्म करेंगे, और बहुत सारी उन्होंने तौक़ुआत जो है वो जस्टिस काजी फैसल साहब से वाबस्ता कर रखी हैं। अच्छा, इस पर किसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि काजी फैसल साहब किस हद तक नून लीग की तौक़ुआत पे पूरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अब काजी फैसल साहब ज़ाहिर है अब एक नोटिफिकेशन होने के बाद वो नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। वैसे देखें इसका प्रैक्टिकल आप कहें तो उसका कोई आप कहेंगे कि यार ये नोटिफिकेशन आज ना होता 2 माह बाद हो जाता, 3 माह बाद हो जाता, 17 सितंबर से उन्होंने बनना है 10 सितंबर को हो जाता, तो होना तो था, चीफ जस्टिस तो उन्होंने बनना था। और वो तो क्योंकि देखें ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2032 तक के चीफ जस्टिस मौजूद हैं। पता है कि काजी फैसल साहब के बाद इजाज़ुल अहसन साहब बनेंगे, इजाज़ुल अहसन साहब के बाद जो है वो मंसूर अली शाह साहब बनेंगे, मंसूर अली शाह साहब के बाद कौन बनेगा, फिर उनके बाद कौन बनेगा, फिर कौन बनेगा, ये सब 2032 तक पता है कि किसने बनना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर है कि अब जैसे भी जब ये खबर ब्रेक की बोल टीवी पे मलिक सईद साहब ने, तो उस पर इमरान वसीम साहब भी साथ थे, तो उनका यही था कि इसमें अब यही है कि हम लिखेंगे कि नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। तो इसका एक आप देखें कि अब ज़ाहिर है एक नोटिफिकेशन करने के बाद अब एक आज से ही इस चीज़ को एक हाइप मिल गई और बातचीत होना शुरू हो गई कि जी नोटिफिकेशन हो गया है। अब इसका एक और भी इसको एक जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाएगी कि देखें जी सदर पाकिस्तान ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए, जैसे समरी गई उन्होंने दस्तखत कर दिए। ज़ाहिर है वो दस्तखत ना भी करते मतलब तो क्या कितने दिन ना करते तो क्या उनके दस्तखत ना करने से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब बनते। तो वो दूसरी तरफ ये भी देखें कि सदर पाकिस्तान ने दस्तखत करके और उन्होंने एक मैसेज काजी साहब को भी दिया कि देखें जी मेरे पास समरी आई, मैंने फ़ौरन दस्तखत कर दिए। और फिर दूसरी बात जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऑप्शन उनके पास है ही नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना ही बनना है। नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान जो है उस समरी के ऊपर दस्तखत करें ना करें कोई उसके ऊपर कोई उसका कोई आप ऐसा समझिए कोई असर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने दस्तखत कर दिए। उन्होंने शायद काजी फैसल साहब को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि देखें जी मेरे पास चीज़ आई, मैंने फ़ौरन साइन कर दी, और उनके पास ऑप्शन था ही नहीं सदर पाकिस्तान के पास, और वो क्या करते और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है ये अब वो होगा कि उन्होंने फ़ौरन दस्तखत कर दिए, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि हमें बतौर हुकूमत ये रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। वो ये नहीं कह रहे कि काजी फैसल साहब को अपने बच्चों के असास और जायदादों को जवाब नहीं देना चाहिए, वो कहते हैं कि ये रेफरेंस, क्योंकि जब ये रेफरेंस जब भेजा जा रहा था उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने इस रेफरेंस की मुखालफत की थी, और फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि हमें बतौर हुकूमत जो है वो जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, ये वकला के ज़रिए हमें दायर करवा देना चाहिए, वकला को जाना चाहिए, किसी बार को चले जाना चाहिए। लेकिन हमें देखें अब नून लीग क्या कर रही है, नून लीग की कितनी लड़ाई है जस्टिस उमर बंदियाल साहब के साथ, लेकिन अभी तक उन्होंने उमर बंदियाल साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया, धमकियां दी ये कर देंगे वो कर देंगे। रेफरेंस दायर हुकूमत ने नहीं किया। उन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस दायर नहीं किया, उन्होंने वकला तंजीमों का इस्तेमाल किया जिनको वो पैसे देते हैं, जिनको उन्होंने मैनेज किया हुआ है, जिनके ज़मीर उन्होंने ख़रीदे हुए हैं, उनके ज़रिए रेफरेंस दायर करवाए, जजेस के खिलाफ खुद नहीं दायर किया। तो ये ज़ाहिर है। और फिर पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि जनाब ये हुकूमत का फ़ैसला है, हमारा फ़ैसला नहीं है, पीडीएम का फ़ैसला हो सकता है, हमारा नहीं, और हम पीडीएम का ऐसा नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की, और वो उस तरह से नहीं बोले। फजल रहमान साहब ने बहुत अटैक किए सुप्रीम कोर्ट पर, जजेस पर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस तरह से अटैक नहीं किया। नून लीग ने अटैक बहुत ज़्यादा किए, लेकिन पीपल्स पार्टी थोड़ी सी पीछे रही। और
अब बहरहाल ये हो गया है कि नोटिफिकेशन जो है वो हो गया है, और जो ईवान सदर से जो प्रेस रिलीज़ आया सामने, उसमें जो ईवान सदर से उन्होंने उसमें जो कहा है, मैं ज़रा आपके सामने पढ़ भी देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये इस ख़बर ने बहरहाल मीडिया पे बहुत हलचल मचा दी है। इस पे अब बहुत सी डिस्कशन होगी और बहुत इस पे टॉक शोज़ होंगे, इस पे बहुत ज़्यादा बात होगी। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें जो ईवान सदर से जो प्रेस रिलीज़ आया है उसमें जो है वो क्या लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। तैनाती का इतलाक़ 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर ताबंदियाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदियाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। तो ये जनाब आया और उसके बाद चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरह से जो है वो अच्छा, तो ज़ाहिर है ये अभी उनका अबूज़र सलमान याज़ी साहब का पढ़ रहा हूँ कि बंदियाल साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो आरिफ अलवी साहब ने 13 जनवरी 2023 को कर दी थी, और उन्होंने 2 फरवरी को यानी 19 दिन बाद जो है उन्होंने हलफ लिया था। और जस्टिस जो गुलजार हैं उनका 16 दिन पहले हो गया था, और 16 दिन पहले मंजूरी दे दी गई थी, ये तैनाती कर दी गई थी। जो खोसा साहब हैं आसिफ सेतन खोसा साहब, उनका क्या लिखा हुआ है, साकिब निसार साहब का भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल उन्होंने सारा लिखा हुआ है कि किस किस का कितने दिन बाद जो है किसका कितने दिन पहले जो है वो किया गया था। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने अरसा पहले इसका नोटिफिकेशन जो है वो करना। तो बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद जो इसके पहलू या चीज़ें सामने आएंगी उन पर बात करते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।